नमस्कार। इस वीडियो में हम पिछले वीडियो में जिस विषय पे हमने चर्चा की थी, धातु एवं अधातुओं के भौतिक गुण और भौतिक गुणों के आधार पर उनकी पहचान करना और उनमें अंतर करना। इस वीडियो में हम उस बात को आगे बढ़ाएंगे और चर्चा करेंगे धातु एवं अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में। तो चलिए रासायनिक गुणों पर चर्चा करते हैं कि धातु एवं धातुएं रासायनिक गुण कैसे कैसे रासायनिक गुण प्रदर्शित करती हैं और उनमें क्या विशेष अंतर है। तो चलिए पहला गुण देखते हैं। धातुओं का जो पहला गुण है वो है वायु के साथ अभिक्रिया। धातुएं वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। देखेंगे धातु धातु के साथ हमने ऑक्सीजन को जोड़ा है। धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यदि हम उदाहरण की चर्चा करें तो ये हमने लिया यहाँ पर कॉपर। कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। कॉपर ऑक्साइड जो बना है उसका रंग कैसा होता है? काला। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, तो वो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? काला। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने एल्यूमिनियम लिया है। एल्यूमिनियम के साथ हमने ऑक्सीजन की क्रिया कराई है तो क्या बना है? यहाँ पे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम लेंगे Mg यानी कि और उसकी हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो धातु में सीधी सी बात है कि ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी तो क्या बनाती हैं? ऑक्साइड बनाती हैं। अब बात आती है धातुओं के ऑक्साइड बनाने की, तो क्या सभी धातुएं ऑक्सीजन से बराबर एक ही प्रकार से क्रिया करती हैं? तो ऐसा नहीं है, सभी का व्यवहार अलग अलग है। कुछ धातुएं अलग अलग प्रकार से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें सोडियम और पोटेशियम वायु में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके बहुत तेजी से आग पकड़ लेते हैं। मतलब ये इतने क्रियाशील होते हैं कि जैसे ही वायु से क्रिया होती है ये आग पकड़ लेते हैं। इनको आग पकड़ने से बचाने के लिए सोडियम, पोटेशियम और लिथियम जैसी धातुओं को हम केरोसिन तेल में डुबो के रखते हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ बहुत धीमी गति से क्रिया करते हैं और धातुओं पर ऑक्साइड की परत जमा करते हैं। आयरन जो है वो वायु के साथ गर्म करने पर सीधे प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन यदि हम ज्वाला में यानी कि जलती हुई आग में लोहे के चूर्ण को डालेंगे तो इसकी क्रिया होने लगती है। इसके बाद हम देखेंगे कॉपर की। कॉपर भी सीधे प्रज्वलित नहीं होता है, यदि लेकिन कॉपर के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है तो कॉपर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है। इसके बाद कुछ धातुएं ऐसी हैं जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करते। कुछ धातुएं ऐसी हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। सामान्य तौर पर जब हमने धातु और धातु के अंतर पढ़े थे तो उसमें देखा था कि धातुएं जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो क्या सभी धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं? ऐसा नहीं है। कुछ धातुएं उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हों। अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। उदासीन या उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के कुछ उदाहरण हैं जैसे एल्यूमिनियम धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड है। मैग्नीशियम के ऑक्साइड वो भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि कौन सा तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, तो यहाँ पे दो तत्वों के उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। ये दोनों तत्व ऐसे हैं जो उभयधर्मी ऑक्साइड्स बनाते हैं। दूसरा रासायनिक गुण है धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु के हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। लेकिन ये हाइड्रोक्साइड बनने की जो प्रक्रिया है वो दो चरण में पूरी होती है। पहले जब धातु जल के साथ क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है, जबकि दूसरे चरण में धातु ऑक्साइड की क्रिया फिर से जल से होती है और लास्ट में क्या बन जाता है? धातु का हाइड्रोक्साइड बनता है। लेकिन हम यहीं पर देखेंगे कि क्या सभी धातुएं जल के साथ सामान्य रूप से क्रिया करती हैं या एक जैसी क्रिया करती हैं? तो ऐसा नहीं है, सभी धातुएं अलग अलग व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। हम इस चार्ट में देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ये अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं जो धातुओं के साथ जो जल के साथ कैसे क्रिया कर लेती हैं। जब
ठंडे जल के साथ क्रिया कराते हैं तो भी ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल के साथ क्रिया कर लेती हैं। इसके बाद यहाँ देखें एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये 3 धातुएं ऐसी हैं जो ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं। ये जल के साथ क्रिया करती हैं लेकिन कब, जब जल किसमें वाष्प अवस्था में होता है यानी कि भाप के रूप में होता है, तभी इनकी क्रिया होती है। इसके बाद यहाँ पे पीबी यानी कि लेड, कॉपर, सोना और चांदी, ये धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ क्रिया नहीं करती। यदि सोना, चांदी और कॉपर ये जल के साथ क्रिया कर रही होती तो हम इनके आभूषण नहीं बनाते। आगे देखें, मैग्नीशियम धातु गर्म जल के साथ क्रिया करती है, यानी कि मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करता है। इसके बाद यहां देखें, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया करने पर तैरने क्यों लगते हैं? तो जैसे ही कैल्शियम और मैग्नीशियम की जल के साथ क्रिया करती है, इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और हाइड्रोजन गैस धातु की सतह से चिपक जाती है, जिसके कारण वो बुलबुले के रूप में ऊपर आ जाता है और तैरते हुए दिखाई देता है। हम कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। यहाँ हमने सोडियम लिया है। सोडियम की जब जैसे ही जल से क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और साथ में ये इसमें ऊष्मा निकलती है, यानी कि ये क्रिया कैसी होती है, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। सोडियम की क्रिया हमने किससे कराई है? जल से क्रिया कराई है, तो मिलता क्या है? सोडियम का हाइड्रोक्साइड। और ये क्रिया कैसी है? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इस क्रिया में ऊष्मा निकलती है। कैल्शियम की हमने क्रिया कराई है जल से, तो बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। मैग्नीशियम की जल से क्रिया कराएंगे तो मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। एल्यूमिनियम की जल से क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और साथ में क्या मिल जाएगा? हमें हाइड्रोजन मिल जाएगा। फिर आयरन की हमने क्रिया कराई जल से, तो हमें क्या मिल जाएगा? आयरन ऑक्साइड मिल जाएगा। इस तरह से हम देखेंगे कि जब हम धातुओं की जल से क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। अब ये क्रिया हमने पहले भी बता दी है कि 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहले चरण में ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन मुक्त होती है, और दूसरे चरण में जब ऑक्साइड की जल से क्रिया होती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे धातुओं की तीसरे रासायनिक गुण की, धातुओं की तनु अम्ल के साथ क्रिया। धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा है। पहला चैप्टर हमारा जो है रासायनिक रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसमें भी हम ये पढ़ते हैं कि धातुएं अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, या कहना चाहिए अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं। बात एक ही है, चाहे ऐसे पढ़े चाहे वैसे पढ़े। तो धातुएं तनु अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यहां हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जब हम आयरन की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें आयरन का क्लोराइड मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। मैग्नीशियम की क्रिया कराएंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो हमें मैग्नीशियम क्लोराइड मिल जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। यहाँ पर हम ऊपर के लिए तीर का निशान लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो गैस मुक्त हो रही है वो वायुमंडल में चली जा रही है। इसके बाद जिंक लिया हमने, जिंक की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे तो ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड मिल जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। अगला एग्जांपल, एल्यूमिनियम की क्रिया कराएंगे यदि हम HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो हमें क्या मिल जाएगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। मतलब ये है कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। केवल इतना याद रखना है हमें कि धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। यदि इतना याद है आपको तो आप किसी भी धातु की किसी अम्ल से क्रिया करा सकते हैं। इसके बाद हम अगले गुण की बात कर रहे हैं। इससे पहले देखें कि कॉपर, चांदी, Hg ये तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करते। यहीं से 1 नंबर के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सी धातु है जो तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती? तो याद रखेंगे, कॉपर है, चांदी है और Hg यानी कि पारा, ये तनु अम्लों के साथ क्रिया नहीं करते हैं।
इसके बाद हम चर्चा करेंगे चौथे रासायनिक गुण यानी कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। जब धातुएं किसी अन्य धातु लवण के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। जब हम धातु की क्रिया कराते हैं लवण के विलयन से तो लवण का विलयन प्राप्त होता है हमें और धातु मुक्त होती है। इसको हम कैसे समझेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में आपने ये सुना है कि सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर वाला तत्व होता है वह अपने से नीचे आने वाले तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है या हटा देता है। तो यहां इस गुण में यही हो रहा है, एक तत्व किसी यौगिक से क्रिया कर रहा है और उस यौगिक से अपने प्रतिद्वंदी तत्व यानी कि अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं क्या हो जाएगा, उसके साथ जुड़ जाता है। इसके बाद जो धातु अधातु वाले चैप्टर में जो टॉपिक है वो है सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है, यहाँ सक्रियता मतलब यहाँ पे तत्वों की क्रियाशीलता से है। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व दिए गए हैं सभी की क्रियाशीलता अलग अलग होती है और यदि हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करें तो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए तत्वों की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है और उसी क्रम को हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में ऊपर वाला जो तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील होता है और नीचे वाला तत्व ऊपर वाले तत्व से कैसा होता है, कम क्रियाशील होता है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि सक्रियता श्रेणी में तत्वों को ऊपर से नीचे क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ऊपर वाला तत्व होता है तत्व से ज्यादा क्रियाशील होता है और नीचे वाले तत्व यानी कि कम क्रियाशील तत्व को उसके लवण वाले विलयन से या उसके यौगिक से विस्थापित कर सकता है, जिसको हमने विस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा है पहले से। यदि आपको सक्रियता श्रेणी का ज्ञान है यानी कि सक्रियता श्रेणी आपको याद है कि कौन सा तत्व सक्रियता श्रेणी में ऊपर आता है या कौन सा तत्व सक्रियता श्रेणी में नीचे आता है, तो आप यहां से वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है कि कौन सा तत्व किस तत्व को विस्थापित करेगा या कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कौन सा तत्व किसको विस्थापित कर रहा है। इसके लिए हमें सक्रियता श्रेणी का ज्ञान जरूरी है। तो सक्रियता श्रेणी में हम देखेंगे कि ऊपर वाला तत्व जैसे दिया हुआ है पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन और इसके बाद क्या है, लेड है। अंत में सबसे कम क्रियाशील तत्व हाइड्रोजन, उसके बाद और कम क्रियाशील कॉपर, उसके बाद Hg यानी कि पारा, फिर उसके बाद Aq यानी कि उसके बाद क्या है Au यानी कि सोना। सोना और चांदी वैसे भी बहुत कम क्रियाशील धातुएं हैं, जल के साथ क्रिया नहीं करती, ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। धातुओं का अगला रासायनिक गुण जो है वो है धातुओं की अधातुओं से क्रिया। जैसा कि हम जानते हैं धातुएं वैद्युत रूप से धनात्मक होती हैं जबकि अधातुएं वैद्युत रूप से ऋणात्मक होती हैं। वैद्युत रूप से धनात्मक का मतलब ये है कि प्रकृति में पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं वह सभी के सभी स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दूसरे तत्वों के साथ संयोग करते हैं और संयोग करने के लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं या साझेदारी करते हैं। और आदान प्रदान करने या साझेदारी करने वाली इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और संयोजकता के आधार पर ही हम धातु एवं धातुओं की क्रिया को समझेंगे। धातुएं चूंकि इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं जबकि अधातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन ग्राही होती हैं। तो धातुएं अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को त्याग कर किसे दे देती हैं, अधातुओं को दे देती हैं और अधातुएं उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर आपस में जुड़कर एक क्या बनाती हैं, कंपाउंड या यौगिक बनाती हैं। इस प्रकार के यौगिकों को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे सोडियम क्लोराइड के निर्माण से। सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम है वो धनात्मक तत्व है, ठीक, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। परमाणु क्रमांक 11 है। इसका यदि हम विन्यास निकालेंगे तो 2 8 1 निकलेगा। अब इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, निष्कासित कर देता है और इसके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 और 8 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और सोडियम के ऊपर क्या आ जाएगा, एक प्लस आवेश आ जाएगा।
अब एक अधातु की बात करते हैं। अधातु के रूप में हमने क्लोरीन लिया है। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 17 होता है। इसका जो विन्यास होगा वो क्या होगा, 2, 8 और 7, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये अपनी 1 इलेक्ट्रॉन की कमी को जो सोडियम ने त्यागा था 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, वो ग्रहण करेगा और ग्रहण करके ये क्या बना लेगा, अपना विन्यास 2, 8, 8, यानी कि इसके पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्लोरीन क्या बना रहा है, यहां पर ऋण आयन बना रहा है। सोडियम ने यहां धन आयन बनाया है और क्लोरीन ने क्या बनाया है, ऋण आयन बनाया है। जब सोडियम का धन आयन और क्लोरीन का ऋण आयन आपस में क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के कारण इनके बीच में एक बंध बनता है। इस बंध को हम क्या कहते हैं, आयनिक बंध। आयनिक बंध क्यों कह रहे हैं यहां पर, आयनिक बंध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आयंस के निर्माण के कारण बन रहा है, इसलिए हम इसको आयनिक बंध कहते हैं। दूसरा, इसका दूसरा नाम भी है वैद्युत संयोजी बंध। वैद्युत संयोजी बंध क्यों कह रहे हैं हम यहां पर, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि धनात्मक रूप से आवेशित है, और ये वाला विद्युत रूप से ऋणात्मक रूप से आवेशित है। अब चूंकि विद्युत रूप से धनात्मक और ऋणात्मक आयन आपस में संयोग कर रहे हैं, और संयोग करने से एक यौगिक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के यौगिकों को हम वैद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक अन्य यौगिकों की तुलना में क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। उसका कारण यह है कि आयनिक बंध जो है अन्य बंधों की तुलना में मजबूत होता है। इसके बाद जो हम आगे देखने वाले, आगे पढ़ने वाले हैं, वो है आयनिक यौगिकों के गुण। 10वीं क्लास में जो क्वेश्चन आता है वो आयनिक यौगिकों के गुणों के बारे में पूछा जाता है कि आयनिक यौगिक में कौन कौन से गुण प्रदर्शित होते हैं। तो देखते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक क्या थे, जब धातु एवं अधातु के विपरीत आवेशित आयन आपस में संयोग करते हैं तो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों के गुणों का अध्ययन हम निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। पहला है भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति से यहां तात्पर्य यह है कि मैंने बताया कि आयनिक यौगिक जो है आयनिक बंधों से बंधे होते हैं, और आयनिक बंध बहुत मजबूत बंध कहलाते हैं। ये इन बंधों के कारण इनकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, ठोस होती है, और ये कठोर होते हैं। ठीक। दूसरा गुण है गलनांक और क्वथनांक। इनके गलनांक और क्वथनांक अन्य यौगिकों की तुलना में उच्च होते हैं। उसका कारण यही है कि आयनिक बंध अन्य बंधों की तुलना में मजबूत होता है, जिसे तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तीसरा जो गुण है वो है आयनिक यौगिक की घुलनशीलता। आयनिक यौगिक जो होते हैं वो प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। इसमें जल में घुलनशील होंगे और कार्बनिक यौगिकों में या कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील या अविलेय होते हैं। उसके पश्चात अगला जो गुण है वो है विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि आयनिक यौगिक विद्युत का चालन तो करते हैं, लेकिन अपने जलीय विलयन में विद्युत का चालन करते हैं। जब ये जलीय विलयन में उपस्थित होते हैं तो ये आयनिक फॉर्म में होते हैं और तभी विद्युत का चालन करते हैं। यदि सामान्य अवस्था की बात करें तो सामान्य अवस्था में ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम NaCl ही ले लें, यदि तो NaCl में आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन NaCl को आप जल में घोल दीजिए और उसके बाद विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें तीव्र गति से विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इन 4 गुणों के आधार पर हम आयनिक यौगिकों के गुणों की चर्चा करते हैं, और ये चारों गुण आप याद करेंगे। पहला भौतिक प्रकृति, दूसरा गलनांक और क्वथनांक, तीसरा घुलनशीलता, और चौथा क्या है, विद्युत चालकता।